तो दोस्तों स्वागत है आपका नारुतो की एक्सप्लेनेशन की 17th वीडियो में, जिसमें हम एपिसोड 84 से लेके 88 तक की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। पर उससे पहले मुझे आप सभी से कुछ बात करनी है। यू कैन स्किप दिस पार्ट फ्रॉम द टाइम स्टैम्प्स इफ यू वांट। हाँ तो दोस्तों, जो भी आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा वो बिल्कुल सच है। हाँ, मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। पर क्यों और इतने टाइम से मैं कहाँ गायब था? आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए और कुछ तो कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे। हाँ, मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ था। जस्ट अभी जिस वक्त मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, तो आपको आवाज थोड़ी अलग लग रही होगी। आई नो यू मिस्ड मी एंड आई ऑल्सो मिस्ड यू ऑल। मेरे यूट्यूब पे एक्टिव ना होने का सबसे बड़ा रीजन है टाइम। जिस तरह की वीडियो मैं बनाता हूँ उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा चाहिए। स्क्रिप्टिंग से लेके वॉइस ओवर तक, फिर वॉइस ओवर से लेके एडिटिंग और पब्लिशिंग तक। मैं अकेले लगातार काम भी करूँ तो भी इसमें मुझे एक हफ्ता लग जाता था। बट द थिंग इज, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट। पर पहले मैं ये सब इसलिए मैनेज कर पा रहा था क्योंकि कोरोना की वजह से क्लासेस ऑनलाइन लग गई थी। बट टाइम के साथ जब एग्जाम्स आए और असाइनमेंट्स और प्लेसमेंट्स एंड ऑल की बारी आई, तब मैं कॉलेज लाइफ में और ज्यादा बिजी होने लगा। तो यूट्यूब के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तब मैंने सोचा कुछ लोगों को हायर करने का, और इसीलिए मैं उस वक्त भी आप लोगों के लिए टाइम पे वीडियोस ला पाया। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम थी। जो भी लोग मैंने हायर किए उन सब ने शुरू में तो बहुत अच्छा काम किया, पर क्योंकि काम ही इतना था तो फिर उनकी काम खत्म करके सबमिट करने की ड्यूरेशन भी बढ़ती गई। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में स्क्रिप्ट राइटर और एडिटर ने 2 दिन में काम करके दे दिया, फिर कुछ टाइम बाद 4 दिन में देने लगे, और फिर बात हफ्ते तक पहुंच गई। यानी कि जब मैं अकेले काम करता था तो मैं अकेला ही सब कुछ एक हफ्ते में कर देता था। पर टीम हायर करने के बाद एफिशिएंसी बढ़ी नहीं, उल्टा घटी। एक टाइम तो ऐसा आया जब एक हफ्ते बाद तो मेरे को स्क्रिप्ट राइटर से स्क्रिप्ट मिलने लगी, और वो स्क्रिप्ट भी परफेक्ट नहीं होती थी। तो फिर 1-2 दिन तो मुझे लगते थे उस स्क्रिप्ट में ट्विक्स और वॉइस ओवर करने में, और फिर एडिटर भी 1 हफ्ता लगा देता था उस वॉइस ओवर से वीडियो बनाने में। यानी कि एक वीडियो को बनने में 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम लग गया, वो भी टीम होने के बावजूद। अब आप खुद ही सोचो ऐसे काम कैसे चलेगा। अब गाइस, ऐसा नहीं है कि मैंने टीम चेंज नहीं की। मैंने बहुत से स्क्रिप्ट राइटर और वीडियो एडिटर चेंज किए हैं, पर वो परफेक्शन जो मैं कम टाइम पे दे पाता था वो मुझे कभी किसी से मिला ही नहीं। या तो मुझे किसी को निकाल कर रिप्लेस करना पड़ जाता था, या तो अगर कोई अच्छा काम करने वाला मिल जाए तो वो खुद ही क्विट करके चला जाता था, क्योंकि एज आई सेड, काम ही इतना था। साथ ही दिक्कत पैसों की भी थी। लोग मेरे साथ काम करने की इंटरेस्ट की वजह से ज्वाइन तो कर लेते थे, बट एज वी ऑल नो, सिर्फ इंटरेस्ट होना ही काफी नहीं होता। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। यूट्यूब से बहुत कम कमाई होती थी, तो मैं अपनी खुद की पॉकेट मनी से जितना हो सकता था उतना पे करता था। बट जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए उतना अमाउंट सफिशिएंट नहीं था। और तभी इसी बीच मैंने इंटर्नशिप का एक इंटरव्यू क्रैक कर लिया। आई एम अ सीएससी स्टूडेंट, तो इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। एंड आई ऑलरेडी सेड, यूट्यूब से इस वक्त बिल्कुल भी कमाई नहीं होती कि मैं अपना फ्यूचर रिस्क करके फुल टाइम यूट्यूबर बन जाऊं। तो मुझे फिर अपने घर से दूर कंपनी की लोकेशन जाना पड़ा। वहाँ जाके डुअल शेयरिंग में एक रूम लिया। अब सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक मैं ऑफिस में होता हूँ। ऑफिस से आके थोड़े बहुत घर के काम होते हैं और मैं बहुत थक भी जाता हूँ, क्योंकि वापस अगली सुबह फिर से जल्दी उठना होता है। मेरी इंटर्नशिप है भी पूरे 1 साल की। सोचा तो था कि साथ में यूट्यूब भी मैनेज कर लूंगा, पर किस्मत मेरी इतनी खराब है कि इसी वक्त जो मेरी बच्ची कुची टीम थी उन्होंने भी क्विट कर दिया। एंड अब तो टीम के साथ भी कंटिन्यू कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, तो अकेले कैसे ही करता। और इसीलिए मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल पाया। जैसे तैसे वीकेंड्स में थोड़ा काम करके मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, ताकि कम से कम आपको जो नारुतो की एक और वीडियो आनी थी वो तो मिल जाए, और साथ ही आपको पता भी लग जाए कि मैं कहाँ गायब हो गया हूँ, मैं ठीक भी हूँ या नहीं। नाउ यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग, अब आगे क्या? अब गाइज, आई एम रियली सॉरी, दिस माइट बी अवर लास्ट और सेकंड लास्ट वीडियो। मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है। जब हम 100K के इतना करीब है तभी मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है एक एक वीडियो को बनाने में, इतना चैनल ग्रो करने में, इतनी प्यारी फैमिली पाने में। मैं चाहकर भी यूट्यूब और कंटिन्यू नहीं कर सकता, बट एक होप अभी भी बाकी है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से गूगल फॉर्म की लिंक दे रहा हूँ। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो एडिटर या स्क्रिप्ट राइटर के रोल के लिए, जल्दी से जाके उस फॉर्म को भर दो या अपने काबिल दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके पास टाइम है, स्किल्स हैं और इंटरेस्टेड हो तभी भरना। कहीं ऐसा ना हो कि टीम तो बन गई फिर से कुछ बीच में ही ड्रॉप कर दे, या काम ठीक से ना कर पाने पे उन्हें निकालना पड़े, तो फिर बात फिर से वहीं आ जाएगी। अगर तो मुझे जल्दी अच्छे स्क्रिप्ट राइटर और वीडियो एडिटर मिल जाते हैं तो ये एनिमल लॉफ्ट का अंत नहीं, एक नई शुरुआत होगी। प्लस मैं फिर हमारी वीडियोस में थैंक्स बटन भी एक्टिवेट कर दूंगा, जहां से आप हमको सपोर्ट कर पाओ, ताकि मैं अपनी टीम को अच्छे से पे कर पाऊं। अदरवाइज सैडली आई हैव टू से यू गुड बाय, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अब ज्यादा सेंटी नहीं होते, वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके लिए अब तक आपने इतना वेट किया। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमल लॉफ्ट। तो नारुतो में अभी तक हमने देखा कि थर्ड होकागे खुद को सैक्रिफाइस कर रिपर डेथ सील जुत्सु का यूज करके ओरोचिमारू की सोल का कुछ हिस्सा सील कर देते हैं, जिससे ओरोचिमारू के दोनों हाथ यूजलेस हो जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि अकात्सुकी नाम के ऑर्गेनाइजेशन के 2 मेंबर्स इताची उचिहा और किसामे हिडन लीव में नारुतो को ढूंढने घुसते हैं, जहाँ उनके ककाशी, कुरोनाए और आसुमा से फाइट होती है। पर गाय के बीच में आने पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही हमने देखा था कि हिडन लीव के एल्डर्स जिराया को 5th होकागे चुनते हैं, पर जिराया इसके लिए 3rd लेजेंडरी सानिन जुनाडे का नाम सजेस्ट करता है,
और फिर जुनाडे को ढूंढने नारुतो के साथ एक ट्रिप पे निकल पड़ता है। वहीं सास्के को भी पता चल जाता है कि उसका भाई इताची उचिहा वापिस आ गया है और अब वो नारुतो के पीछे है। तो फिर सास्के नारुतो को ढूंढने निकल पड़ता है, पर सास्के से पहले इताची नारुतो को एक होटल के कमरे में ढूंढ लेता है। अब आगे तो इस वीडियो के फर्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड 84 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो अपने होटल रूम का दरवाजा खोलता है और सामने इताची उचिहा होता है। नारुतो ने पहले कभी इताची को नहीं देखा होता, पर नारुतो को वो थोड़ा सास्के की तरह लगता है। तभी वहाँ किसामे आता है और कहता है, मुझे तो हंसी आ रही है कि ऐसे बच्चे के अंदर वो नाइन-टेल्ड फॉक्स है। ये सुनकर नारुतो मन ही मन कहता है, आखिर इसे कैसे पता चला कि मेरे अंदर नाइन-टेल्ड फॉक्स है। इताची कहता है, नारुतो तुम हमारे साथ चलोगे। वहीं दूसरी तरफ सास्के को इताची की मौजूदगी का एहसास होता है और वो नारुतो को ढूंढने भागता है और साथ ही अपने भाई इताची के साथ बिताए हुए पुराने लम्हे याद करने लगता है। जब सास्के छोटा था तब एक दिन इताची किसी काम से कहीं बाहर जा रहा था। तभी सास्के इताची को रोकते हुए कहता है, बड़े भाई क्या तुम आज मेरे स्कूल के बाद मुझे शूरेकिन जुत्सु सिखाओगे? ये बात सुनकर इताची सास्के को अपने पास आने का इशारा करता है। सास्के भी बड़ी एक्साइटमेंट में अपने भाई इताची के करीब जाता है, पर इताची सास्के के माथे पर 2 उंगलियों से टच करके कहता है, मुझे माफ करना सास्के, फिर कभी। और ऐसा कहकर इताची वहाँ से चला जाता है। फिर सास्के अपने डैड से पूछता है, डैड बड़े भाई के पास मेरे लिए कभी टाइम क्यों नहीं होता? इस पर उसके डैड कहते हैं, वो हमेशा से ही ऐसा है, वो किसी के भी साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। इस पर सास्के कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? इस पर उसके डैड कहते हैं, ये बात मैं भी नहीं जानता, मैं भी कभी उसे समझ नहीं पाया। इसके बाद सास्के स्कूल जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी क्लैन की एक लेडी उसे देख के कहती है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? मैंने अभी तुम्हारे भाई इताची को यहाँ से जाते हुए देखा और वाकई में वो एक बहुत अच्छा शिनोबी बन गया है। आखिर उसने 7 साल की उम्र में ही एकेडमी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और 10 साल की उम्र में ही वो चूनिन बन गया था। वो सच में पूरे उचिहा क्लैन की शान है। साथ ही वो लेडी सास्के से पूछती है, वैसे तुम कितने साल के हो? ये सुन के सास्के उदास होके सोच में बैठ जाता है कि मेरी उम्र में तो बड़े भाई एकेडमी से ग्रेजुएट भी हो चुके थे, लेकिन मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। तभी वहाँ उस लेडी का हस्बैंड आता है और सास्के को मोटिवेट करता है कि तुम भी जल्दी अपने भाई की तरह एक ताकतवर शिनोबी बन जाओगे। फिर इसके बाद सास्के अपने स्कूल जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन उसे वापस आते आते रात हो जाती है। जब वो अपने घर की तरफ आ रहा होता है तब उसे ऐसा एहसास होता है कि बिजली के खंभे पे कोई बैठा है। जैसे ही वो नजरें ऊपर करके देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। जैसे ही सास्के अपनी सोसाइटी में एंटर करता है तो देखता है कि हर जगह खून ही खून है और उसकी क्लैन के लोग मरे पड़े हुए हैं। जहाँ उस सुबह वाली लेडी और उसके हस्बैंड की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये नजारा देखकर सास्के बहुत ज्यादा डर जाता है और तेजी से अपने घर की ओर भागता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स को भी किसी ने मार दिया होता है। ये देख के सास्के पूरी तरह कांप जाता है। तभी सामने से इताची आता है और सास्के के कंधे पे शूरेगिन मारता है। ये सब देख के सास्के कुछ भी नहीं समझ पाता। तभी इताची सास्के से कहता है, मूर्ख छोटे भाई, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। और ऐसा कहकर इताची अपना मांगे शारिंगन एक्टिवेट करके सास्के को गेंजुत्सु में डाल देता है और सास्के को बार बार वो भीषण नजारा दिखाता है जहाँ इताची अकेले अपने माँ बाप और पूरी क्लैन को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा था। ये सब देख के सास्के पूरी तरह काम जाता है और इताची को ये सब दिखाना बंद करने को कहता है। फिर इताची थोड़ी देर बाद गेंजुत्सु रोक देता है। वही सास्के वो सब देखकर बहुत कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है। सास्के कहता है, लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर इताची जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मुझे मेरी ताकत को टेस्ट करना था। ये सुनकर सास्के गुस्से से इताची को मारने भागता है, पर इताची सास्के के पेट में जोर से मुक्का मार के उसे नीचे गिरा देता है। सास्के अपने सामने अपने मॉम डैड की लाश देखता है और डर के वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके सामने इताची आ जाता है और सास्के उसे कहता है, प्लीज मुझे मत मारो। इस पर इताची कहता है, तुम तो मारने लायक भी नहीं हो मेरे मूर्ख भाई। अगर तुम एक दिन मुझे मारकर बदला लेना चाहते हो तो मुझसे नफरत करो, मेरे खिलाफ अपने अंदर बदले की आग पैदा करो और इसी बदले की आग में अपनी जिंदगी को जियो। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सास्के पूरे गुस्से से नारुतो को ढूंढने भाग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ किसामे इताची से कहता है कि ये बच्चा भाग ना जाए, इसलिए क्यों ना इसके हाथ पैर काट दे। और फिर किसामे नारुतो की तरफ बढ़ने लगता है और नारुतो बुरी तरह घबरा जाता है। तभी वहाँ सास्के आ जाता है। किसामे सास्के को देखकर कहता है, इताची ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है और तुम्हारे जैसे इसके पास भी शारिंगन है, आखिर ये कौन है? इस पे इताची कहता है, ये मेरा छोटा भाई है। तभी नारुतो को ट्रिगर होता है कि सास्के हमेशा किसी को जान से मारने की बातें करता था, इसका मतलब ये वही है। सास्के अपने चिदोरी को चार्ज करते हुए कहता है, ठीक जैसे तुमने कहा था वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए अपने अंदर नफरत और बदले की आग बना ली है और अब मैं आखिरकार तुमसे बदला लेके रहूंगा। और ऐसा कहकर सास्के इताची पर चिदोरी से हमला करने तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन इताची एक ही झटके में उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ देता है। ये देखकर नारुतो सास्के को बचाने के लिए समरिंग जुत्सु यूज करने लगता है और जैसे ही नारुतो से नाइन टेल का चक्रा निकलने लगता है, ठीक वैसे ही किसामे ये देखकर अपनी स्वॉर्ड से नाइन टेल के चक्रा पर वार करता है। किसामे की स्वॉर्ड की एक खासियत होती है कि वो किसी का भी चक्रा एब्जॉर्ब कर सकती है, इसलिए इससे पहले नारुतो गामा बुंटा को समन कर पाता, किसामे
किसामे की स्वॉर्ड नारुतो का पूरा चक्रा खा जाती है और नारुतो जुत्सु एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। इसके बाद किसामे नारुतो पे अपनी स्वॉर्ड मारता है, पर तभी बीच में कहीं से एक टोड आके नारुतो को बचा लेता है और हम देखते हैं कि वो टोड समन करने वाला और कोई नहीं बल्कि जिराया था, जो कि सही समय में वहां पहुंच गया था। इसके बाद जिराया एज यूजुअल बड़े ही क्रिंजी वे में अपना इंट्रो देने लगता है और हम देखते हैं कि उसके कंधे पे बेहोश वो लड़की भी थी जिसके साथ वो इतनी देर से बिजी था। और इसी के साथ एपिसोड 84 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 85 के फर्स्ट सीन में हमें किसामे और जिराया की बातों से पता चलता है कि किसामे ने उस लड़की पे गेंजुत्सु किया हुआ था ताकि वो जिराया को अपने साथ बिजी रखे और पीछे से किसामे और इताची आसानी से नारुतो को किडनैप करके ले जाए। बट जिराया को ये पता लग गया, इसलिए वो टाइम पे वापस पहुंच गया। जिराया किसामे और इताची को वार्न करता है कि मैं बड़ी आसानी से तुम दोनों को मार गिरा सकता हूँ। तभी सासके अपने पांव पे फिर वापस खड़ा होके मास्टर जिराया से कहता है आप इस फाइट से दूर रहो, इताची को मारने वाला और कोई नहीं सिर्फ मैं हूँ। जिराया भी मन में कहता है बेशक सासके को रिवेंज चाहिए। इताची सासके से कहता है यहाँ से भाग जा, अभी मेरी तेरे में दिलचस्पी नहीं है। सासके गुस्से से इताची की तरफ भागते हुए कहता है तेरी दिलचस्पी अभी बन जाएगी, पर इताची एक एक मार के सासके को दूर पटक देता है। ये देखे नारुतो गुस्से से इताची की तरफ भागता है, पर तभी सासके नारुतो को रोकते हुए कहता है नहीं नारुतो तुम कुछ नहीं करोगे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घड़ी का वेट किया है, इताची सिर्फ मेरा शिकार है। और फिर सासके अपनी शारिंगन एक्टिवेट करते हुए गुस्से से इताची की तरफ भागता है, पर इस बार भी इताची सासके का पंच ब्लॉक करके उसे दूर पटक देता है। सासके अब अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहा होता, पर तब भी वो कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी है। तो इताची कहता है अगर तुम्हें यही चाहिए तो फिर यही सही। और फिर इताची सासके की तरफ बढ़ने लगता है। जिराया इताची को रोकने जाने लगता है, पर तभी किसामे जिराया को बीच में रोक लेता है और कहता है तुमने सुना नहीं, ये उन दोनों के बीच का मामला है। उधर इताची सासके को लगातार ढेर सारे किक्स और पंचेस मारने लगता है। सासके मन में कहता है कुछ भी नहीं बदला, मैं इतने सालों से कर क्या रहा था, क्या मैंने इतनी मेहनत इसके लिए की थी। इताची सासके का कॉलर पकड़ के कहता है तुम अब भी बहुत कमजोर हो, तुम्हारी नफरत अभी भी काफी नहीं है और ना ही कभी होगी। इसके बाद इताची अपना मांगे को शारिंगन एक्टिवेट करके सासके को इनफाइनाइट त्सुकुयोमी में डाल देता है, जहाँ पे सासके अगले 24 घंटों तक बार बार वो विजन्स देखेगा जब इताची ने मॉम डैड और पूरी उचिया क्लैन को मारा था। सासके ये सब देख के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी जिराया निंजा आर्ट टोड माउथ ट्रैप जुत्सु एग्जीक्यूट करता है, जिससे उनके चारों तरफ एक फ्लैशी वॉल बन जाती है जैसे वो किसी टोड के पेट में हो। जिराया इताची और किसामे से कहता है तुम दोनों टोड के पेट में डाइजेस्ट हो जाओगे। इताची किसामे को यहाँ से भागने को कहता है और दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। जिराया कहता है भागने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। किसामे ये देख के इताची से कहता है हम नहीं बच पाएंगे, पर तभी इताची कोई जुत्सु एग्जीक्यूट करता है जिससे ब्लैक फायर उस फ्लैशी वॉल पे होल्ड कर देती है और इताची और किसामे वहाँ से एस्केप कर लेते हैं। जिराया भी ये देख के हैरान रह जाता है और कहता है इसने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था। गाइस इस ब्लैक फायर को अमेतेरासु कहते हैं, जो कि शारिंगन की ही एक और पावर है। इसके बारे में और डिटेल में आपको नारुतो शिपुडेन में जाके पता चलेगा। भागते हुए किसामे इताची से कहता है हम फिर से भाग रहे हैं, तो इस पे इताची कहता है हम नारुतो के लिए फिर कभी वापिस आएंगे, फिलहाल के लिए मुझे रेस्ट की जरूरत है। और फिर मनी मन इताची कहता है एक ही दिन त्सुकुयोमी और अमेतेरासु यूज करने से मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। उधर नारुतो उन ब्लैक फ्लेम्स को देख के उनके पास जाता है और क्यूरियस हो जाता है कि आखिर ये है क्या। तभी जिराया नारुतो पे शाउट करता है कि उन फ्लेम से दूर रहो। जिराया मन में कहता है ये जो भी जुत्सु है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन फ्लेम्स को जल्दी से हटाना होगा। और फिर जिराया सीलिंग जुत्सु यूज करके उन फ्लेम्स को सील कर देता है और फिर अपना टोड माउथ ट्रैप जुत्सु अंडू करता है और आसपास से फ्लैश गायब होके वापस होटल की वॉल्स दिखने लगती है। इसके बाद नारुतो और जिराया सासके के पास होते हैं। सासके की आंखें तो खुली होती है, पर वो फिर भी बेजान सा पड़ा होता है। तभी अचानक गाय वहाँ आके गलती से जिराया को दुश्मन समझ के जोरदार किक मार देता है। इसके बाद जिराया गाय से कहता है हमें सासके को जल्दी से मेडिकल टीम के पास ले जाना होगा, इसका हाथ टूट गया है और इस पर ना जाने इताची ने कौन सा जुत्सु यूज किया था जिससे इसका इतना बुरा हाल है। ये सुनकर नारुतो घबरा जाता है और पूछता है लेकिन सासके ठीक तो हो जाएगा ना। इस पर जिराया कहता है फिजिकली तो हाँ, लेकिन इसकी दिमागी हालत के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये सुनकर नारुतो गुस्से और मोटिवेशन से भर जाता है और कहता है पर वी सेज अब हमें नया प्लान बनाना होगा। इस बार तो मैं उनसे डर गया था, लेकिन अब और नहीं, आखिर वो मेरे पीछे है ना, तो ठीक है फिर अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि वो किसके पीछे है। ये सुनकर जिराया कहता है बातें तो बहुत बड़ी कर ली, लेकिन तुम उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे, तुम उनके बराबर की नहीं हो। मुझे खुद अपना सब कुछ यूज करना पड़ा, तब जाके मैं तुम्हें उनसे बचा पाया। ये सुनकर नारुतो गुस्से से कहता है तो तुम कह रहे हो कि हम बस हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें कि कब वो फिर हम पर हमला करे और हम कुछ ना कर पाए। ये सुनकर जिराया कहता है चुप करो, अभी तुम उस काबिल नहीं बने। फिर जिराया गाय से माफी मांगता है कि मैं सासके के रिवेंज की फाइट के बीच नहीं आना चाहता था, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि काश मैं पहले ही उनकी फाइट में इंटरफेयर कर लिया होता। गाय कहता है इताची ने सासके के ऊपर वही जुत्सु इस्तेमाल किया जो उसने ककाशी पर भी किया था। फिर गाय रॉकली को याद करके कहता है अपने स्टूडेंट्स को इस तरह घायल देखने से ज्यादा बुरा और कुछ नहीं होता, जैसे हमने अपने ही दिल का कोई हिस्सा खो दिया हो। हमें अब किसी ऐसे की जरूरत है जो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, ऐसा कोई जो कम समय में किसी को भी ठीक कर सके। ये सुनकर जिराया कहता है
तुमने बिल्कुल ठीक कहा और हम उसी औरत को ढूंढने यहाँ आए हैं। गाय शौक होके कहता है, औरत? कहीं जिराया उस औरत की बात तो नहीं कर रहा? जिसपे जिराया कहता है, हाँ वही औरत जो मेरी तरह ही एक लेजेंडरी सानिन है। वो जुएबाज और दवाओं की देवी है जिसका नाम है लेडी जुनाडे। और तभी हमें वो लेडी जुनाडे की किसी जगह एक झलक दिखाई देती है जहाँ उसके साथ उसकी असिस्टेंट शिजुने भी होती है और एपिसोड 85 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 86 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिराया गाय को सास्के को विलेज ले जाने को कहता है। गाय नारुतो से कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने जा रहा हूँ जिससे ली बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ था। नारुतो ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस हो जाता है। तभी गाय वो ग्रीन कलर का वियर्ड सा ट्रेनिंग सूट बाहर निकालता है जो गाय और ली दोनों पहना करते हैं। जिराया के लिए ये बहुत ही ऑकवर्ड था पर नारुतो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सभी उस सूट पे नारुतो को इमेजिन करने लगते हैं। जब गाय सास्के को कंधे पे लेके ली विलेज की ओर निकल पड़ता है तो जिराया पीछे से नारुतो को कहता है इसे पहनने की सोचना भी मत। और फिर जिराया और नारुतो जुनाडे को ढूंढने चल पड़ते हैं। चलते चलते नारुतो जिराया से पूछता है आखिर उन लोगों को मुझसे क्या चाहिए? जिराया कहता है उन लोगों को तुम नहीं, तुम्हारे अंदर जो है वो चाहिए। नारुतो कहता है लेकिन उन लोगों को इस डरावने और खतरनाक डेमन से क्या फायदा होगा? जिराया कहता है नाइन टेल फॉक्स बहुत सालों से तबाही मचाता रहा है, उसे सबसे ताकतवर माना जाता है, सब लोग उसके सामने झुकते आए हैं, लेकिन उन लोगों के नाइन टेल फॉक्स को लेके क्या इरादे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है वो लोग जिस सील से उस डीमन को तुम्हारे अंदर डाला गया है उसे किसी तरह तोड़कर उस डीमन को अपने काबू में करना चाहते हैं। इसका मतलब अकात्सुकी अब हमेशा तुम्हारे पीछे ही रहेंगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा नारुतो। जिस पर नारुतो कहता है मुझे अब बस और ट्रेनिंग करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तो चलें जल्दी से उस औरत को ढूंढकर अपना काम खत्म करते हैं। फिर चलते चलते नारुतो पूछता है जिस खूबसूरत लेडी को हम ढूंढ रहे हैं तो वो भी तुम्हारी तरह एक सानिन है ना? तो उसकी उम्र कितनी है? जिराया कहता है वो भी मेरी उम्र की ही है। ये सुनकर नारुतो सोचता है वो तो कोई बुढ़ी होगी। फिर इसके बाद हम जुनाडे और उसकी असिस्टेंट शिजुने को किसी गैम्बलिंग साइट पे देखते हैं जहाँ बहुत सारे मर्द जुआ खेलने आए होते हैं। जुनाडे पैसों से भरा ब्रीफ केस अपने साथ लेके आई होती है। शिजुने जुनाडे को रोकने की कोशिश करती है पर जुनाडे नहीं रुकती। इतने पैसे देके सभी हैरान हो जाते हैं और एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है कितने पैसे दांव पे लगाने वाली आखिर ये है कौन? जिसपे वो आदमी कहता है मजाक मत करो, क्या तुमने कभी इस औरत के बारे में नहीं सुना है? ये वही है जो अपने क्रेजी निकनेम के साथ मशहूर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनाडे के फोरहेड में छोटे से रोम्बस जैसा एक मार्क और उसके गले में एक सुंदर सा क्रिस्टल का पेंडेंट होता है और उसके चंगू मंगू बहुत ही बड़े होते हैं जिसे देख के सभी मर्द बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद वो आदमी दूसरे आदमी से वापस पूछता है कौन सा निकनेम? तो वो दूसरा आदमी बताता है द लेजेंडरी सकर। दूसरी तरफ जिराया नारुतो को कहता है कि लेडी जुनाडे को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। नारुतो पूछता है ऐसा क्यों? तो जिराया बताता है कि जुनाडे को गैम्बलिंग का तो नशा है पर उसका लक इतना खराब है कि वो हर बार हर बैट हार जाती है। वो सकर ऑफ ऑल द बेट्स है, इसलिए उसका नाम भी लेजेंडरी सकर पड़ गया। गंदी सोच वालों, जो तुम सोच रहे हो उस वजह से लेजेंडरी सकर नाम नहीं पड़ा है। वैसे मैंने भी पहली बार यही सोचा था। आगे जिराया बताता है कि जुनाडे इतना हारती है तो उसे कितनों के ही पैसे वापस चुकाने हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपनी असली एज छुपा देती है। वो असल में है तो 50 साल की पर वो किसी जुत्सु का यूज करके अपने आप को 20 साल का बनाकर घूम रही होगी। ये सुनकर नारुतो कहता है तो फिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे? जिराया कहता है चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। फिर नारुतो गाय का सूट पहनने लगता है लेकिन जिराया उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज इसे मत पहनो, मैं लोगों के सामने किसी कार्टून के साथ नहीं घूमना चाहता। सीन शिफ्ट होता है। फिर वो दोनों किसी विलेज में पहुंचते हैं जहाँ कोई मेला लगा होता है। ये देख के खुश हो गए नारुतो अपना फ्रॉक पर्स बाहर निकालता है जिसमें उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके रखे होते हैं। ये देखकर जिराया हैरान रह जाता है और कहता है तुम तो बड़े अमीर हो, ये पर्स तो पूरा भरा हुआ है। तो नारुतो कहता है हाँ, मैं बहुत दिनों से अपने मिशन से पैसे बचा रहा था। फिर नारुतो वहाँ से जाने लगता है लेकिन जिराया उसका पर्स ले लेता है और उसमें से सिर्फ कुछ पैसे निकाल के नारुतो को देता है। नारुतो कहता है क्या सिर्फ इतने ही? जिराया कहता है यही बहुत है, क्या तुम्हें पता नहीं शिनोबी को 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए, एक शराब पीना, दूसरा लड़की का चक्कर और तीसरा पैसा। नारुतो कहता है पर मैं तो तीनों ही नहीं करता, मेरी उम्र कम है इसलिए मैं शराब नहीं पी सकता, लड़कियों से तो मैं दूर ही रहता हूँ और इतनी मेहनत करके इतने पैसे बचाकर मेरा मन इन्हें खर्च करने का भी नहीं करता। जिराया गुस्से से कहता है पैसों को हल्के में मत लो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब सारे पैसे उड़ा दो। उस जुनाडे ने भी पैसे की वजह से ही खुद को पागल कर लिया है। फिर नारुतो मेले में घूमता है और पेट भरकर खाता है। उसके बाद वो अपने मेले में फिर से घूमता है और कुछ गेम्स खेलता है। फिर उसे एक जगह जिराया लड़कियों के साथ शराब पीते हुए दिखता है और वहीं पे नारुतो का पर्स पूरा खाली पड़ा होता है, यानी कि जिराया ने नारुतो के सारे पैसे उड़ा दिए। नारुतो वो देखकर गुस्से से कहता है अब बोलो ना क्या हुआ उन 3 रूल्स का? हाँ, तुम तो तीनों साथ में तोड़ रहे हो। और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी के कपड़े पर इन दोनों की वजह से गलती से शराब पड़ जाती है। उसके साथ का आदमी कहता है तुम लोगों को बॉस के कपड़े खराब करने के लिए 1 लाख चुकाने होंगे। जिराया कहता है तुम पागल हो क्या, जो उस 2 कौड़ी के सूट को इतना महंगा बता रहे हो? तो वो आदमी कहता है तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था, बॉस विलेज ऑफ द स्टोन के चूनिन रह चुके हैं। फिर जिराया नारुतो
से कहता है मैं तुम्हें अपना एक जुत्सु दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। और ये कहकर वो अपने एक हाथ पे एक चक्रा बॉल बनाता है और उससे उस आदमी को मारता है, जिसके इम्पैक्ट से वो दोनों आदमी बहुत दूर जाके गिरते हैं। इसके बाद वो सूट वाला आदमी जिराया को पहचान जाता है और कहता है अरे आप तो लेजेंडरी सानिन हो। और फिर वो माफी मांगते हुए जिराया को अपना वॉलेट दे देता है और जिराया उन पैसों से ढेर सारे बैलून्स खरीदता है। फिर इसके बाद जिराया नारुतो को उस जुत्सु की ट्रेनिंग कराने ले जाता है। जिराया अपने हाथ में पानी से भरा गुब्बारा रखकर उसके अंदर का पानी चक्रा से घुमाता है और फिर वो गुब्बारा फूट जाता है और नारुतो को इसकी प्रैक्टिस करने को कहता है। जिराया कहता है पहले अपने हाथ में चक्रा जमा करो, फिर उसे पुश करके रिलीज करो। नारुतो कहता है मैं समझ गया। तो जिराया कहता है वाह, अब शाम तक इसे फोड़ने की ट्रेनिंग करो। और एपिसोड 86 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 87 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो गुब्बारे से प्रैक्टिस कर रहा होता है और जिराया उसे कहता है अब मैं सो रहा हूँ और जब वो बैलून फूट जाए तब मुझे उठा देना। शाम हो जाती है लेकिन नारुतो अब तक गुब्बारा नहीं फोड़ पाया होता। इसके बाद जिराया अपने सामने नारुतो को एक और बार ट्राई करने को कहता है। नारुतो को कोशिश करता देख जिराया कहता है तुम चक्रा किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो? तो नारुतो लेफ्ट कहता है। जिराया नारुतो को अपने पास बुलाता है और कहता है पर तुम तो राइट रोटेशन टाइप हो। साथ ही जिराया नारुतो को समझाता है कि कुछ लोग राइटी होते हैं और कुछ लोग लेफ्टी, यानी कि कुछ लोग अपने अंदर चक्रा को राइट साइड रोटेट करते हैं और कुछ लोग लेफ्ट साइड। तुम्हारा नेचर राइट रोटेशन है, पर तुम अपने चक्रा से बैलून के पानी को उल्टी साइड यानी लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहे हो, जिसकी वजह से इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। नारुतो कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राइटी हूँ? जिस पर जिराया कहता है तुम्हारे बालों से तुम्हारे बाल राइट डायरेक्शन में उगते हैं। साथ ही जिराया नारुतो को बताता है कि ये जुत्सु फोर्थ होकागे ने बनाया था। ये सीखने में सेकंड हार्डेस्ट जुत्सु है और खुद फोर्थ होकागे को इसे परफेक्टली कर पाने में पूरे 3 साल लग गए थे। फिर अगले दिन नारुतो फिर से उस गुब्बारे को फोड़ने की ट्रेनिंग करने लगता है और दूसरी तरफ जिराया अपनी अय्याशियां करने लग जाता है। ओह सॉरी, रिसर्च। ऐसे ही नारुतो को ट्रेनिंग करते हुए 3 दिन गुजर जाते हैं, फिर भी वो गुब्बारे को फोड़ नहीं पाता। फिर जब नारुतो कुछ खा रहा होता है उसके हाथ सुन पड़ जाते हैं। फिर वो एक बिल्ली को उसके गुब्बारे से खेलते हुए देखता है और बिल्ली से खेलते खेलते गलती से गुब्बारा फूट जाता है और नारुतो को उससे आइडिया आ जाता है कि गुब्बारे को कैसे फोड़ना है। फिर जब जिराया सो रहा होता है तो नारुतो उसके ऊपर वो गुब्बारा फोड़ने का ट्राई करता है और इस बार वो अपने चक्रा से गुब्बारा फोड़ देता है। फिर वो जिराया को फिर से वो ट्रिक करके दिखाता है, लेकिन वो गुब्बारे को फोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ यूज कर रहा होता है। एक्चुअली वो अपने एक हाथ पे गुब्बारे को पकड़कर चक्रा से पानी को एक डायरेक्शन में रोटेट करता है और अपने दूसरे हाथ से उस बैलून पर अपोजिट डायरेक्शन पे चक्रा अप्लाई करता है। नारुतो कहता है मैं 3 दिन से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पानी को स्पिन कर रहा था, इसलिए गुब्बारा नहीं फूट रहा था। ये सुनकर जिराया मन में कहता है तो ये तो अभी एक हाथ से नहीं कर सकता, लेकिन इसने अपना दिमाग लगाकर 2 हाथ से कर ही लिया। फिर जिराया उससे ट्रेनिंग के लिए ले जाता है और कहता है तो फिर तुम स्टेप 2 के लिए अब तैयार हो जाओ। फिर जिराया उसे एक रबर बॉल देकर कहता है चलो अब देखते हैं तुम इसे कैसे फोड़ पाते हो, इसके अंदर पानी नहीं है बस हवा है। फिर जिराया अपने हाथ में एक और रबर बॉल लेता है और उसे फोड़ कर दिखाता है। नारुतो ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। जिराया कहता है फर्स्ट स्टेप है रोटेशन, सेकंड स्टेप है फोर्स। ये ऑब्जेक्ट सॉलिड है इसलिए पिछले स्टेप से कई गुना मुश्किल होगा। इसके बाद जिराया फिर से अपनी रिसर्च करने चला जाता है। नारुतो रात तक ट्रेनिंग करता है और ऐसा करने से उसके हाथ दर्द करने लगते हैं। फिर 2-3 दिन वो लगातार ट्रेनिंग करता है लेकिन वो स्टेप 2 क्लियर ही नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद जिराया वहाँ आता है और नारुतो को कुछ खाना लाने भेजता है। नारुतो मार्केट में एक आदमी को देखता है जो कि अपने बेटे के साथ अपनी आइसक्रीम शेयर कर रहा होता है, जिन्हें देख के नारुतो इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे कभी माँ बाप का प्यार मिल ही नहीं पाया। फिर वापस जाकर नारुतो जिराया को कहता है क्या तुम प्लीज मेरे साथ थोड़ी देर ट्रेनिंग करने रुकोगे? लेकिन जिराया कहता है किसी बच्चे की तरह बिहेव करना बंद करो, तुम एक निंजा हो, तुम्हें ये खुद करना होगा तभी तुम इस जुत्सु को मास्टर कर पाओगे। और ऐसा कहकर जिराया फिर से अपनी रिसर्च करने चला जाता है। अगले दिन हम नारुतो को फिर से ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। उसके हाथ बुरी तरह दर्द से कांप रहे होते हैं, फिर भी वो नहीं रुकता और बहुत जोर से चक्रा रोटेट करने लगता है और इस बार बॉल में एक होल हो जाता है। तभी जिराया आकर नारुतो के साथ एक आइसक्रीम शेयर करता है। यह देख नारुतो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जिराया नारुतो की ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए उसके हाथ में एक सिंबल बनाता है और एपिसोड 87 यहीं पे खत्म हो जाता है। इस वीडियो के फाइनल एपिसोड यानी एपिसोड 88 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उधर हिडन ली विलेज में साकुरा सास्के के पास हॉस्पिटल में होती है। फिर हम ओरोचिमारू को अपने हाइड आउट में देखते हैं जो कि जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मेरे हाथ मेरे हाथ। ओरोचिमारू का नौकर वहाँ मेडिसिन लेके आता है पर ओरोचिमारू गुस्से से उसे मार देता है। तभी वहाँ काबुटो आता है और कहता है प्लीज लॉर्ड ओरोचिमारू अपनी मेडिसिन ले लीजिए। ओरोचिमारू कहता है वो मेडिसिन कुछ नहीं ठीक करने वाली। काबुटो कहता है कम से कम उससे आपका दर्द तो ठीक होगा। ओरोचिमारू कहता है इतना दर्द हो रहा है जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। काबुटो कहता है आखिर ये सब करने वाला था भी कौन? खुद थर्ड होकागे। ओरोचिमारू कहता है अपना मुंह बंद करो, मैंने तुम्हें जिसे ढूंढने भेजा था वो तुम्हें मिली या नहीं? काबुटो कहता है हाँ, लगता है वो किसी टांजाकू टाउन में है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा। ये मत भूलिए कि वो एक लेजेंडरी सानिन है। ओरोचिमारू हंसते हुए कहता है अच्छी दवा हमेशा कड़वी होती है। दोस्तों आप सब समझ ही गए होंगे यहाँ किसकी बात हो रही है, लेडी जुनाडे की। दूसरी तरफ नारुतो अपने हाथ पर जिराया के बनाए उस सिंबल को देकर कहता है ये क्या है? जिराया उसे अपना हाथ दिखाता है, उस पे भी वही सिंबल बना होता है। जिराया फिर उसे एक ब्लैंक पेपर दिखाता है। फिर जिराया उस पेपर के
बीच वही सिंबल बनाकर फिर से नारुतो को दिखाता है। नारुतो कहता है मैं कुछ समझा नहीं। चिरायो से कहता है तो पहली बार जब तुमने कागज देखा था तो तुम्हारी नजर पूरे कागज पर गई, लेकिन जब दूसरी बार मैंने इस पर ये सिंबल बनाकर दिखाया तब तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ उस मिडिल पॉइंट पे था। अब नारुतो समझ जाता है और अब से अपनी ट्रेनिंग करती बार सिर्फ अपने हाथ के उस पॉइंट पे ही फोकस करने लगता है। मीनवाइल जिराया लेडी जुनाडे को ढूंढने लगता है। उधर दूसरी तरफ ओरोचिमारो भी काबुटो के साथ लेडी जुनाडे को ढूंढने निकल पड़ता है। ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाते हैं और नारुतो अभी तक स्टेप 2 क्लियर नहीं कर पाया होता। जिराया को एक कैफे में 2 आदमी मिलते हैं जिन्हें लेडी जुनाडे की लोकेशन मालूम थी। एक्चुअली दोस्तों ये दोनों उन्हीं आदमियों में से थे जहाँ लेडी जुनाडे पैसों से भरा ब्रीफकेस लेके जुआ खेलने आई थी, और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि हमारी लेजेंडरी सकर यहाँ पे भी अपने सारे पैसे हार गई। और जिराया को इनसे पता चलता है कि वो टांजाकू टाउन गई है। दूसरी तरफ हम लेडी जुनाडे को शिजुने के साथ टांजाकू टाउन में देखते हैं जहाँ एक कसीनो में वो बार बार जीत रही होती है, पर खुश होने की जगह जुनाडे परेशान हो जाती है कि उसका लक आज पहली बार इतना अच्छा कैसे हो गया। शिजुने इतने पैसे देख के बहुत खुश होती है और जुनाडे को यहाँ एक अच्छा महंगा होटल बुक करने को कहती है, पर जुनाडे शिजुने को इस टाउन से बाहर निकलने को कहती है क्योंकि उसे यहाँ से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही होती। दूसरी तरफ काबुटो ओरोचिमारो को रास्ते पे बताता है कि लेडी जुनाडे ने ही हिडन लीफ विलेज में सबसे पहले ये आइडिया प्रपोज किया था कि हर एक स्क्वाड में एक मेडिकल निंजा जरूर होना चाहिए ताकि वो मिशंस में अपने घायल स्क्वाड्स मेंबर को हील कर सके। सीन शिफ्ट होता है और हम नारुतो को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग करके बहुत ज्यादा थक चुका था। तभी उसके फोरहेड पे एक लीफ आके गिरता है जिससे उसे इरुका सेंसे का कंसंट्रेशन पर एक लेक्चर याद आ जाता है जहाँ पे इरुका ने सबके फोरहेड पे लीफ रख के उन्हें कहा था कि अपनी सारी एनर्जी अगर तुम अपने माथे पे रखे पत्ते पे फोकस करोगे तो तुम अपने चक्र को बिल्ड करना सीख पाओगे। और यहीं से हमारे लीफ विलेज का सिंबल का भी ओरिजिन हुआ था जो हमारे हेडबैंड पे बना होता है। जो अपनी कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर सकता है वो सच में एक महान निंजा होता है। प्रेजेंट में नारुतो कहता है मैं तब तो इरुका सेंसे की बात नहीं समझ पाया था, पर अब मैं ये अच्छे से समझ पा रहा हूँ। और नारुतो अपने हाथ पे बने उस सिंबल को लीफ विलेज की सिंबल पे मॉडिफाई कर लेता है और फिर से अपनी ट्रेनिंग पे लग जाता है। और कुछ देर कोशिश करने के बाद फाइनली वो रबर बॉल को फोड़ने में कामयाब हो जाता है। जिराया भी ये देख के मन में कहता है कि ये लड़का सच में कभी कभी हैरान कर देता है। इसने जो चक्रा बनाया वो इतना डेंस था कि इसका हाथ तक जल गया। नारुतो जिराया से कहता है तो मुझे अब 3rd स्टेप बताओ। तो जिराया कहता है अभी नहीं, पहले हमें जुनाडे से मिलने जाना है। वहीं दूसरी तरफ हम जुनाडे और शिजुने को एक कासल से गुजरते हुए देखते हैं। तभी वो पूरे का पूरा कासल मिट्टी में मिल जाता है जहाँ से ओरोचिमारो और काबुटो बाहर निकलते हैं। और ओरोचिमारो जुनाडे से कहता है तो मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इसी के साथ एपिसोड 88 भी यहीं पे खत्म हो जाता है और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाती है। हर हर महादेव।